अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर ये सारे काम करने के बाद कुछ टाइम बच जाए, तो वीडियो भी देख लीजिएगा। बहरहाल हम सबसे पहले बात करेंगे जी, अगर हम न्यूज़ की तरफ चलें तो सबसे पहले बात होगी भारत की। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में आजकल टमाटर को लेकर सॉरी, लोग मुझे कहते हैं टमाटर नहीं होता, टमाटर होता है। हाँ जी, तो जी टमाटर को लेके काफ़ी हंगामा है और कहा ये जा रहा है कि मैकडॉनल्ड जो है यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी आउटलेट्स हैं, बहुत सी यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें मैकडॉनल्ड भी है। और जी हिंदुस्तान के मैकडॉनल्ड ने ये कहा है कि जी जो बर्गर वो अब दिया करेंगे उसमें टमाटर नहीं होगा। जी हाँ, और इसका मुझे कुछ ख़ास पता इसलिए नहीं है कि मैं तो बर्गर खाती कोई नहीं हूँ, ये मैं पहले से बता रही हूँ आप लोगों को। जी, मैं बिल्कुल भी बर्गर नहीं खाती, बर्गर की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। और लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत से लोगों को पसंद है, तो यकीनन उनको मुश्किल हो रही होगी, तो उसके लिए छोटा-सा हल ये है कि घर से टमाटर ले जाइए और बर्गर लीजिए, वहीं पे काटिए, लगाइए और खा जाइए। या फिर बर्गर लेके घर चले जाइए और घर से टमाटर ले लीजिए। अगर घर में टमाटर नहीं है तो पड़ोसी से माँग लीजिए, पड़ोसी के पास नहीं है तो बाज़ार से कुछ पैसे ज़्यादा देकर खरीद लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो फिर ऐसे ही खा लीजिए, यार क्या हो गया, 1-2 दिन नहीं खाएँगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ से जो है वो आपको टमाटर भिजवा दूँगी। बिल्कुल यहाँ से इंडिया टमाटर जा सकते हैं, मेरा ख़्याल है चले ही जाएँगे। अब वो ड्रोन-श्रोन तो आपने देखा ही है, 6 किलो टमाटर भी उठा ही लेगा अगर इतनी चीज़ें उठा लेता है। लेकिन पता नहीं वो इंडिया तक जा सकेगा या नहीं। लेकिन सुना यही है कि वाघा बॉर्डर के आसपास ही बेचारा गिर गया था बेहोश होके। तो वो खबर तो हमने आपको दी थी, आपको याद होगा, पिछले हमने जो भेजा फ्राई था उसमें बताया था। लेकिन उसमें अगर हम ड्रग्स के बजाय कोई काम की चीज़ रख दिया करें, जैसे टमाटर हो गई, प्याज़ हो गई या कोई और चॉकलेट्स वगैरह भी जाई मतलब भिजवाई जा सकती हैं, तो वो भी हो जाएगा काम। लेकिन बहरहाल वो तो बहुत आगे की कहानी है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे! पापड़ से मुझे याद है, पापड़ भी मुझे बड़े पसंद हैं। और ख़ास तौर पे वो इंडियन पापड़ ना, वो जो ऑयल में नहीं फ्राई करते, इतने ज़बरदस्त होते हैं ना। मिलते हैं जी, हमारे यहाँ मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ मिलते नहीं, लेकिन कराची में मिलते हैं, इस्लामाबाद में नहीं है। मैं इस्लामाबाद में हूँ, इसलिए अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास वो पापड़ नहीं है। लेकिन ख़ैर जब कराची जाऊँगी तो लेकर आऊँगी और आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊँगी भी कि मुझे फ्राई करना भी आता है। तो बिल्कुल जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भेजा फ्राई होता है, पापड़ भी फ्राई होता है। तो बहरहाल मैं कहाँ से कहाँ निकल गई और आप लोग भी मुझे बातों में लगा देते हैं ना, ये आप लोगों की बड़ी खराब आदत है। खैर मैं अगली न्यूज़ की तरफ चलती हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि जी अगली न्यूज़ है हमारे पास इमरान खान साहब को लेकर। जी हाँ, इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अब इस वक़्त जो गवर्नमेंट आई है उसने कहा है कि खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता। खान साहब की फ़ोटो भी नहीं दिखाई जा सकती है टीवी के ऊपर। यानी कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, वो ना तो इमरान खान का नाम ले सकते हैं, ना इमरान खान की पिक्चर दिखा सकते हैं, ना इमरान खान का कोई एड्रेस दिखा सकते हैं, ना कोई उनका क्लिप दिखाया जा सकता है, कोई फुटेज, कुछ भी इमरान खान की जो बात है वो नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन अभी हुआ क्या कि आईएमएफ का डेलीगेशन आया था और वो मिलने पहुंच गया इमरान खान साहब से। अब इमरान खान का सबसे फेवरेट चैनल रहा है ARY। जी हाँ, जहां पर इमरान खान ने हमेशा इंटरव्यूज दिए, इमरान खान के पार्टी के लोगों ने हमेशा इंटरव्यू दिए, हर जगह इमरान खान ने ARY को आगे रखा। बहुत भरा बड़ा पैसा वैसा सब कुछ, हर तरह से फैसिलिटीज जितनी होती थी वो ARY को मिली। लेकिन इस वक्त क्योंकि इमरान खान मुश्किल में है और ARY के ओनर ने सोचा कि जी ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उन्होंने जी बिल्कुल गवर्नमेंट की बात मानते हुए अब ये किया है कि जब डेलीगेशन गया आईएमएफ का, तो उन्होंने पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई। ये देखिए, इसमें आपको शाह महमूद कुरैशी साहब नजर आ रहे हैं जो कि सोच रहे हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और आईएमएफ डेलीगेशन में जो गई थी साहिबा वो भी बैठी है और खान साहब जो है वो आपको बीच में एक ऐसा लग रहा होगा कि शायद कोई जिन भूत कोई चीज बैठी हुई है। नहीं नहीं, ना वो जिन है ना वो भूत है, वो हमारे इमरान खान साहब हैं। जी हाँ, और उनकी पिक्चर को ब्लर कर दिया गया और कहा जी बस इसको ना दिखाना। तो अब इमरान खान जब आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ इसी किस्म की हरकतें नवाज शरीफ साहब के साथ भी की थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक गलत करे तो उसका जवाब आप भी गलत तरीके से ही दें। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए
और इमरान खान साहब का नाम, पिक्चर और उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको दिखाने की इजाज़त होनी चाहिए। वरना तो यही लगेगा कि आप लोग डर गए खान साहब की स्टेटमेंट से, या आप लोग डर गए कि इमरान खान को दिखाया गया तो कहीं वो ही इलेक्शन ना जीत जाए। हालाँकि टेंशन की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जैसे इलेक्शंस होते हैं वो तो आपको पता है, पहले से ही मालूम होता है। मैंने तो आपको कब का बता दिया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी प्रेज़िडेंट होंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज़ इट इज़ जैसे इस वक़्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होंगे। तो जब इलेक्शन से पहले ही हमें सब कुछ पता है, तो फिर इलेक्शन करा के मतलब खामा-खाई की नौटंकी की क्या ज़रूरत है? लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक तरीका होता है, दुनिया को दिखाना होता है ना कि जी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। ऐसी अगर सबको सीट्स दे दी, ऐसी पोज़ीशंस दे दी, तो वो तो कुछ सही नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको फिर तो इमरान खान से डरने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि खान साहब तो उल्टे भी खड़े हो जाएँ ना, तब भी वो इलेक्शन नहीं जीत पाएँगे। इसलिए कि इस वक़्त भाई लोग के साथ चल रहा है 36 का आंकड़ा। बिल्कुल जी, और जब तक ये 36 का आंकड़ा चल रहा है तो खान साहब तो आते हुए मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का जो है वो परेशान है। न जाने किस बात का गम है इनको जो खाए जा रहा है। तो बहरहाल खाए जा रहे से मुझे याद आया कि वो बर्गर तो आप लोग खा ही रहे होंगे और वो भी टमाटर के बगैर। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप पाकिस्तान से पंगे नहीं लेंगे और पाकिस्तान की तारीफ करेंगे और पाकिस्तान को थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करेंगे तो हम यहाँ से बहुत सारे टमाटर आपको भेज देंगे। ये हमने पहले भी कहा था और हम आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हैं। और अगर आप लोगों को वाक़ई में टमाटर चाहिए तो बता दीजिए, वरना तो ख़ैर कोई बात नहीं, जब मौसम सही होगा। और वैसे भी आप लोग उसमें दही डाल के भी खा सकते हैं बर्गर में। मेरा ख़्याल है ना? नहीं? अच्छा। पता नहीं जी, मुझे को छोड़िए जी, हमें बर्गर का पता-वता कुछ है नहीं। लेकिन बहरहाल हम जी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बारिशें, बारिशें, बारिशें और सिर्फ़ बारिशें हो रही हैं और हर जगह पे, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो और पंजाब हो या सिंध हो, हर जगह बारिशें हैं। और हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में कई, ख़ास तौर पे लाहौर, कि किस कदर परेशानी थी बारिशों से और कितना पानी जो आपको वहाँ पे दिख रहा था। और ज़ाहिर उसमें जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके पहले, उस्मान बुज़दार साहब, उनको भी बुरा-भला कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा ही कुछ हाल भारत के भी कई शहरों में है। और वो भी हम आपको दिखा देते हैं, कम से कम एक वीडियो तो दिखाई देते हैं। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक के लिए लेके खड़े हैं पकड़ के, कुछ नहीं पता। वो देखिए इधर देखो क्या हो रहा है, पूरा बंदा डूब जाए इधर हरिद्वार। वो देखिए अपनी स्कूटर को बचाते हुए, जी, तो बिल्कुल ऐसा ही हाल जो है कई जगहों पर है। और जैसे मैंने हमेशा कहा कि सब लोग, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, इस तरह की बारिशों में अपना ख़ास ख़्याल रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और ख़ास तौर पे बिजली के तार-वार जहाँ पर होते हैं उधर से तो बहुत ही दूर रहें। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से रहें और हमारी वीडियो देखते रहें और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन बहरहाल बारिशें भी ज़रूरी हैं और आपको पता है कि बारिशें तो हुआ ही करती हैं जुलाई अगस्त में, तो वही हाल हो रहा है। लेकिन हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एहतियात करने की। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ और हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी वो जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक तरफ तो वो लैपटॉप स्कीम्स में काम कर ही रहे हैं, आईटी और खवातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में किरदार अदा करता रहूँगा। ये जी कहना है शहबाज शरीफ साहब का। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि आईटी के मैदान में, यानी आईटी में इतने स्टूडेंट्स लाएँगे और इतने लोगों को लाएँगे कि पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात है जी, शहबाज शरीफ साहब, आपको यकीनन ऐसा करना चाहिए। और पड़ोसी मुल्क बिल्कुल यही डिज़र्व करते हैं कि उनको पीछे छोड़ दिया जाए और हमारे लोग जो हैं वो आईटी में बहुत आगे बढ़ जाएँ। और ये बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि इस तरह का कॉम्पिटिशन अच्छा होता है। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम आपने अपने सर लिया है कि आप ये कह रहे हैं कि आईटी में आप हिंदुस्तान को पीछे छोड़ देंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सभी के सामने है। लेकिन बहरहाल आपने एक अच्छी शुरुआत की है, अच्छी बात की है, तो इसलिए मैं तो इस बात को एप्रिशिएट ही करूँगी। बात हम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन खान साहब को फ़ोन कॉल किया है और उसपे उनको, उनके भाई की जो डेथ हुई है 1-2 दिन पहले,
जहांगीर तरीन खान साहब के भाई आलमगीर तरीन खान, जिन्होंने सुसाइड किया था और अपनी रिवॉल्वर से जो है अपने आप को गोली मार ली थी। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जो है जहांगीर तरीन खान साहब को फ़ोन कॉल करके और इज़हार अफसोस किया है। और वैसे भी किया जाना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब, जिनको बनाने में और जिनको लाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते रहे जहांगीर तरीन खान साहब, इमरान खान भी कॉल करते, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बात हम करेंगे शाहिद खान आफरीदी की। जी हाँ, शाहिद खान आफरीदी की बेटी की शादी हुई है और उनकी इस शादी में जो है वो कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं दी गई और ना ही कहा गया मीडिया कवरेज देने के लिए। शाहिद खान आफरीदी की तरफ से ये शादी काफ़ी सादगी से की गई है, लेकिन बहरहाल हम जो है वो इन दोनों को, जिनकी शादी हुई है यानी शाहिद खान आफरीदी की बेटी और उनके दामाद को, मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी उन लोगों की। हम जी आगे बढ़े और फिर जी एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका कहना यह है दुनिया में खुशहाली अमन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं, यानी कि दुनिया में खुशहाली और अमन चाहते हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। तो शहबाज शरीफ साहब, सबसे पहले तो अपनी कंट्री में ही अमन करवा दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की बातें की जा रही हैं और जिस तरह से लोगों को परेशान और मारा पीटा जाता है, वो चाहे चाहे दूसरे रिलीजन के हों, चाहे वो आपसे ज़रा सा भी सोच में फ़र्क रखते हो, तो सर पहले तो अपने यहाँ काम कर लीजिए, बाकी दुनिया को जो है वो बाद में देख लिएगा। पहले पाकिस्तान को तो देख लीजिए, इधर एक नज़र, इधर भी। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, आपको हम जलाते रहेंगे, एंड यू आर बर्निंग एंड आई एम लविंग इट, एंड वील ऑल, द होल पाकिस्तानी नेशन विल कंटिन्यू टू बर्न यू विद आवर एग्जिस्टेंस, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात, 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। तो आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव्स, you would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want, do what you can, and there's nothing you can do about it. जी, तो इस किस्म की जहरीली, इस किस्म की नफरत वाली बातें हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही होती हैं और शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के शोज जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और एंकर भी आराम सुकून से बैठ के सुन रही थी, ना रोकने की कोशिश की, ना टोकने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये तो सभी जानते हैं ज़ैद हामिद साहब जिस तरह की बातें किया करते हैं, और मगर फिर भी टीवी चैनल्स के ऊपर इस किस्म की नफरत वाली बातें फैलाने से रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है और बल्कि उससे रेटिंग ली जाती है और समझा जाता है कि जी बहुत बड़ा कोई कारनामा किया है ग़ज़वा हिंद कर करके, ग़ज़वा हिंद की बातें कर करके, इसके अलावा कोई दूसरा चूरन इनके पास है। जी, बात सिर्फ ज़ैद हामिद तक आके रुक नहीं जाती या ख़त्म नहीं हो जाती। टीएलपी और इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान ने बनाई हैं और अब वो पाकिस्तान के गले में ही फंसती जा रही हैं। इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हो रही और या फिर ठीक तरीके से नहीं कोशिश की जा रही कि इन्हें कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इन लोगों की भी नफरत की कोई इंतहा नहीं है। यही देखिए, अब बनता ये था, जिस तरह हमारी तारीख बताती है कि आज के दिन हमारा सदर, वज़ीर आज़म और सारी कुव्वतों के जो भी हैं
नेवल चीफ भी बुलाया जाता, आर्मी चीफ भी बुलाया जाता, फ़िज़ाइया का चीफ भी बुलाया जाता, सारे बैठ जाते और स्वीडन के सफ़ीर को बुलाते और उसे कहते कि हमने ये सारी ताकतें, ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर लिया था और आपने हमारे कुरान की तौहीन की है, हम आपसे ऐलान जंग करते हैं। अगर आप ये वापस नहीं कर सकते और इसको लगाम नहीं दे सकते तो 2 मिनट की बात थी। ये करने वाले काम है। यौम तक़द्दुस ना मनाया जाता, 1 मिनट का यौम नफाज मना लिया जाए, 1 मिनट का एक जुज़ी नफाज मना लिया जाए, पूरी दुनिया में ये तौहीन रुक जाएगी। अगर ये 1 मिनट का नफाज मनाया जाए, 10 मिनट की बात है। जी, और ये था साद रिजवी, यानी कि टीएलपी को आजकल जो हिट करता है साद रिजवी, उसका कहना था कि जी हमें स्वीडन के साथ जो है लाने जंग कर देना चाहिए था। अब कौन सा नशा करके ये लोग आते हैं और क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, इसके बारे में तो खैर यही जानते होंगे, लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों को ना रोका जा रहा है और ना टोका जा रहा है, और इसी किस्म की उल्टी सीधी स्टेटमेंट जो है ये ले लेकर आ जाते हैं और इसके बाद इनको कवरेज भी दी जा रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने जो गवर्नमेंट के साथ एक सेटलमेंट किया है जिसमें ये कहा गया है कि जब भी ये कोई पॉलिटिकल रैली करेंगे, ये वो लोग हैं जिनको एक बार इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये तक कहा था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के तौर पर इनको जो है वो बैन भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो बैन भी हटाया गया और अब ये हाल है कि ये अपनी शर्तें रखते हैं गवर्नमेंट के आगे और गवर्नमेंट वो शर्तें मानती है। अब गवर्नमेंट वो शर्तें क्यों मानती है, जाहिर है इनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा होगा। मगर बहरहाल इस किस्म की हरकतें तो यहाँ पर चलती रहती हैं और किसी वक्त जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और गले में फंस जाएंगे तब पता लगेगा, लेकिन होना ये चाहिए कि उससे कहीं पहले इनको कंट्रोल करा जाए ताकि ये मजीद इस किस्म का जहर जो है वो ना फैला सकें। और बात हम आगे बढ़ते हैं और जी हाँ, चाइना के जूते साफ किए जा रहे हैं, लेकिन खैर ये पिक्चर तो पता नहीं किसने बनाई थी, लेकिन मैं ये जरूर बता दूं आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अब ये कह दिया गया है कि जी चाइनीज लैंग्वेज क्लासेस होंगी और जाहिर है चाइनीज लैंग्वेज क्लासेस क्यों हो रही हैं वो तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि चाइना के साथ अपने टर्म्स को हम और आगे ले जाने के चक्रों में हैं और इसीलिए चाइना को खुश करने के लिए अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने चाइनीज लैंग्वेज क्लासेस का भी जो है वो अनाउंस कर दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइनीज लैंग्वेज क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से मोटरवेज, बहुत से एयरपोर्ट्स तो हम चाइना को दे ही चुके हैं, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बाकी जो एयरपोर्ट्स बच गए हैं वो हम यूएई को देने वाले हैं और यही वजह है कि बार बार नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो हैं, चाहे वो जरदारी साहब हो, वो यूएई जो है जा रहे हैं और बार बार दुबई में उनकी मुलाकातें शेखों से हो रही हैं। कहा यह जा रहा है जी प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जी जो डॉलर अभी आए भी नहीं है और 1-2 दिन पहले कुछ सस्ते हुए थे, एक बार फिर डॉलर जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर रेट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लग यही रहा है कि वो 2-4 दिन की जो कहानी थी वो शायद खत्म हो गई है। मगर साथ साथ यूएई को जो अगर एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जिनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अब उन्होंने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान की एक एक करके जो चीजें बच गई हैं वो भी बेच दी जाएं। तो कुछ तो हमने चाइना को टिका दी हैं और जो बच गई हैं वो हम अब देने जा रहे हैं यूएई को। और जाहिर है उसके बाद एयरपोर्ट्स पे जो है यूएई के लोग ही जो हैं वही सब कुछ संभालेंगे और उसके बाद किस तरीके से फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी या एयरपोर्ट्स का निज़ाम चलेगा ये डिसाइड फिर वही लोग करेंगे। पाकिस्तान के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। और स्टील मिल के लिए तो पहले ही कहा जा रहा है कि वो तो पहले ही रशिया में बात की है और रशियंस को वो स्टील मिल हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो फिर मेरे ख्याल है कि यहाँ से तो जितने पॉलिटिशियंस हैं और जितने लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिसी मेकर्स या जो पावरफुल लोग हैं वो अपने अपने बैग पैक करेंगे और हो जाएंगे 9-2-11। लेकिन 9-2-11 होके फायदा कोई नहीं है, इसलिए कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जब इनसे मिलेंगे तो इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इसलिए ये लोग ज्यादा खुश ना हो कि ये सब कुछ बेच बाच के भाग जाएंगे और कोई कुछ कहेगा नहीं। बहरहाल ये फिर जी शाहिद खान आफरीदी की बेटी की ही शादी की पिक्चर है और उसमें उनके दामाद भी दिखाई दे रहे हैं।
पता नहीं इन्होंने इस बार शादी इतनी खामोशी से क्यों की है। उसमें भी जरा मीडिया वीडिया को बुला लेते, हम भी थोड़ा फंक्शन वंक्शन देखते हैं कि जी क्या चल रहा है और क्या हंगामा रहा। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि बाद में कोई पिक्चर्स वगैरह जो है वो मीडिया में दे दी जाएं। हम साथ साथ ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब जो है वो कभी कहते हैं मुझे जहर देने का प्रोग्राम है, कभी कहते हैं मेरे हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर मारने की कोशिश की गई, कभी कहते हैं मुझे जो है जबरदस्ती डंडे मारे गए, और इसी तरह की बातें इमरान खान साहब मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन खान साहब थोड़ा सा संभल जाइए, इसलिए कि अब आपको भगाने का प्रोग्राम लगता है, और यही वजह है कि आप इलेक्शन में तो बहरहाल कहीं नजर आएंगे नहीं, और अगर आए भी तो आपको कोई वोट पड़ेगा नहीं। और क्यों नहीं पड़ेगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब 2018 में आप आए थे और उस वक्त जिस तरीके से आपको वोट मिले थे, तो अब उसी तरीके को इस्तेमाल करके वोट ना पड़ने का भी जो है वो आपको पता ही होगा। जी, इमरान खान के तोशाखाना केस के लिए अदालत का कहना यह है कि अदालत ने जो है बहुत नरम रवैया रखा है इमरान खान के साथ हमेशा, और एक तरह से उनको फेवर दिया गया है कि उनके साथ कोई सख्ती नहीं बरती गई, ये कहना है जी अदालत का। लेकिन देखते हैं कि इसको लेकर आगे अदालत उनके साथ क्या रवैया रखती है। लेकिन बात हम करेंगे फिर इमरान खान की, और जी इमरान खान साहब का कहना यह है कि उनके 10,000 वर्कर्स जो हैं जेल में हैं, पूरी लीडरशिप पर क्रैकडाउन है, इसके बावजूद आईएमएफ एग्रीमेंट की उन्होंने हिमायत की है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी जब उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त ब्लैक लिस्ट एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने बचाया। और इस वक्त सारी की सारी जो उनकी यानी लीडरशिप इस वक्त जो बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो बैठी है पीडीएम की, वो सबके सब उनसे एनआरओ मांग रहे थे। ये कहना है जी इमरान खान साहब का। अब ये बात खान साहब की कहाँ तक ठीक है ये तो खैर पीडीएम के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान से यकीनन मुलाकात की है आईएमएफ के डेलीगेशन ने, और उसके बाद इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट भी आया है कि वो आईएमएफ डील की हिमायत करते हैं और उसकी जरूरत थी पाकिस्तान को, ये कहना है इमरान खान का। आईएमएफ की डील तो हो गई, लेकिन अब लग ये रहा है कि हमारे लोग जिनके हाथ में वो पैसा आएगा, यानी कि वो $3 बिलियन जो पाकिस्तान को मिलेंगे आईएमएफ की तरफ से, उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारी एजेंसीज और वो लोग जिनके हाथ में पैसा आएगा वो आखिर करेंगे क्या, किस तरह से शॉपिंग करेंगे, ये देखिए। Come, hey. I don't have time. Hey, where boss, where? Go buy coffee. You work here? Yes, I'm the owner. You own this? Yes, I do. What is most expensive? What is your budget? Small budget I have, but not too much. What you have? The most expensive SF90. This? Yes. How much? 2.2 million dirham. Dirham? Yes, dirham. I need more. I need More? expensive, brother. I don't need. This is what my driver would drive this. Show me one expensive car. Everything's for sale, brother. What, everything, no problem. But hey, Everything, Captain, Baba. you work here? Go take coffee. What is this? Audi R8. Give me this, and this one also. Yeah, okay, what else? Give me that Mercedes, okay? This Rolls Royce, and give me one Red Bull also. No problem. You have Red Bull? Red Bull for free. No, take money, no problem. Keep the change. जी, तो ये थी सूरत हाल के जैसे ही आईएमएफ का लोन आना शुरू होगा और उसके साथ ही ये सब लोग इसी तरीके से पैसे फेंकते हुए और शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन डिफरेंट कंट्रीज में, कोई कनाडा होगा, कोई दुबई में होगा और कोई यूके में होगा। सब यही कह रहे हैं कि जो पैसा जैसे ही आएगा उसके साथ ही मुल्क से बाहर चला जाएगा। कई बार हमारे पैनलिस्ट और हमारे गेस्ट भी कह चुके हैं कि असल कामयाबी ये होगी कि उस पैसे को कंट्री के अंदर रोका जाए, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया नहीं। तो फिर ये किस तरीके से ये कारनामा या ये चमत्कार जो है वो हमें फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते आपको एक वीडियो या एक क्लिप हम अपने ही शो का और दिखाते जाते हैं, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी संडे को। थैंक यू।
एक बहुत गरीब मुल्क जो कर्जों के ऊपर चलता है, जिसने आईएमएफ का कर्जा ले रखा है, जिसने चाइना को अपनी मोटरवेज और कहना चाहिए एयरपोर्ट्स और अपनी बिल्डिंग्स जो है वो गिरवी रखी हुई हैं, जो हर मुल्क से जो है वो डोनेशन मांगता रहता है, जो सऊदी अरब और इस तरह की कंट्रीज से चावल मांग के लाया था खैरात में, जिसको ज़कात और खैरात के पैसे रमजान में सऊदी अरेबिया ने दिए थे, फ्री की वैक्सीन जो है वो लेने के लिए बैठा है कि ताकि अपने लोगों को लगा सके कि कोई हमें डोनेशन दे दे फ्री वैक्सीन की, जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उधार का प्लेन लेके जाना पड़ता है, उधार के जहाज से वो अमेरिका जाता है सऊदी क्राउन प्रिंस के जहाज में, और फिर वो आधे रास्ते में तो नहीं कहना चाहिए लेकिन वन वे देता है और दोबारा वापस आने के लिए वो उनका प्लेन जो है वो नहीं उनको मिलता। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको लेने के लिए कोई जाता नहीं है और जो बाथरूम रग जो है उनके आगे बिछा दिया जाता है, फुल कारपेट भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं भाई सादा तबीयत का है, तो इस वजह से ऐसे कर रहे हैं कि जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें बहुत से लोगों के नाम है, बहुत से पाकिस्तानियों के नाम है, बहुत से हमारे फौजियों के नाम है, और इसी तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, तो आपने सुना कि हमारे बहुत से फौजी रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनके नाम ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, और ये जो पेंडोरा पेपर्स निकले हैं उसमें उनके नाम है। उन्हीं में से एक जो है वो जी है लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका भी नाम भी लिया जा रहा था, शफकत अल्लाह शाह। और जब उनसे पूछा गया कि सर ये आपने जो है वो ऑफशोर कंपनी के जरिए जो है आपने एक फ्लैट खरीदा है जो तकरीबन 27 करोड़ रुपए का है, तो लंदन में, तो ये आपने कैसे लिया? तो उन्होंने कहा कि जी मेरा लाहौर में प्लॉट था और मैंने लाहौर में जो प्लॉट है वो सेल किया और उसके पैसों से मैंने लंदन में फ्लैट खरीदा। लेकिन पूछने वाली बात ये है कि एक सरकारी मुलाजिम, वो भी फौजी, उसके पास 27 करोड़ रुपए आए कहाँ से? और जाहिर और भी कुछ सामान होगा, ये तो एक फ्लैट है जिसका पता लगा है कि लंदन में उन्होंने ये खरीदा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सर ये पैसे आपके पास आए कहाँ से, तो जाहिर है उनका भेजा हो गया फ्राई, और उन्होंने कहा बडब्बा जब्बा। लेकिन यहाँ पे आगे जाने से पहले एक चीज की दाद जरूर देनी पड़ेगी, और वो हमें इंडियंस को देनी है कि भाई बुरा मत बनाइएगा लेकिन आपके फौजी जो है ना इंतहा के निकम्मे, मतलब किसी को पैसे बनाना आता ही नहीं, बस बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी जिसे कहना चाहिए कि जो पेंशन होती है वो लेते हैं, और फिर कोई अपना खुद ही कोई छोटा मोटा काम करके या कुछ भी करके अपना गुजारा करते हैं। किसी एक इंडियन आर्मी वाले का नाम जो है वो इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर नहीं है, और ना ही उससे पहले किसी किस्म के जो इस तरह के पेपर्स निकलते रहते हैं, पानामा लीक्स और पेंडोरा लीक्स और ये वो, उसमें किसी भी एक सिंगल भारतीय फौजी का नाम नहीं है। और इस बात का मुझे अफसोस है, इसलिए कि आपके फौजियों को खाना कमाना ही कोई नहीं आता। मतलब मुझे नहीं समझ आती किस तरह गुजारा करते हैं, मतलब खाते क्या है। अब इनके जो यानी कहना चाहिए कि जो हमारे फौजी साहब हैं अभी, जिनका मैं आपको बता रही थी, वीडियो भी दिखा रही थी, उनका कहना है कि जी मैं जो है वो सूखी रोटी खाता था बर्फ से लगाकर, और फिर एक दिन वो बर्फ के नीचे से जो है वो मेरा एक प्लॉट निकल आया लाहौर में, और मैंने वो प्लॉट बेच दिया, और वो प्लॉट बेचने के बाद जो है मैंने लंदन में 27 करोड़ का जो है वो 27 करोड़ रुपीस का जो है वो एक फ्लैट खरीद लिया। ये काम इंडियन फौजी भी बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन करे तब ना, ये तो बस जाते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी सैलरी पकड़ते हैं, और उसके बाद अपनी पेंशन पकड़ते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। और 2-4 तो खैर हमारे दोस्त भी हैं, मैं समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, उनको तरीके भी बताए। मैंने कहा सर आप पाकिस्तानियों को देखा करें ना, कुछ सीखा करें, उसे करप्शन थोड़ी कहते हैं सर, उसको तो आइडियाज कहते हैं सर। वो आइडियाज होते हैं जिस तरीके से आप पैसे बना सकते हैं, और आप भी अच्छा खा पी सकते हैं, आप भी लंदन में फ्लैट्स खरीद सकते हैं। लेकिन उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही कोई नहीं, अजीब किस्म के लोग, मुझे तो समझ नहीं आती, कोई गड़बड़ है वैसे इंडियन फौजियों में। आप लोग चेक किएगा।